कि अगर मान लो आईएएस नहीं होता तो क्या करते थे? मैंने देखा कि आप गिरडी से हैं। इन शॉर्ट्स में फॉर अ ब्रीफ पीरियड जॉब किया 4-5 महीने। तो उस टाइम मुझे न्यूज़ रीड करने की एक्चुअली आदत लगी, क्योंकि मैं फैक्ट चेक करता था एज प्रूफ रीडर। तो फैक्ट चेकिंग के लिए मैं पूरी न्यूज़ पढ़ेंगे, डिटेल उसका अंदर जाएंगे उसको। एग्जैक्टली एक शॉर्ट के लिए मैं 4 आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ कि उसमें कुछ गलती ना चली जाए। क्या बात है। एथिक्स मैंने स्टार्ट भी नहीं किया था, सोसाइटी मैंने बिल्कुल कभी देखा भी नहीं था प्री और मेंस के पहले। बाय गॉड्स ग्रेस मेरा किसी भी पेपर में एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं था। मतलब पापा की तो एक्साइटमेंट मुझे लगता है मेरे से 100-200 गुना ज़्यादा होगी। वो तो यार घर वालों की तो अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट होती है। गर्ल्स एजुकेशन, मतलब उस पर इम्पैक्ट अगर थोड़ा सा भी कर पाऊँ, कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, तो वो ज़्यादा बहुत मुझे मतलब सेल्फ सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा होगी। Now we are feeling the pressure and all the mental health get distracted due to this. So what's your opinion and how you are dealing with that? तो आई थिंक एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी चाहिए, प्रैक्टिकली डील करना चाहिए, वन थिंग एट अ टाइम। अभी जैसे प्रीलिम्स का टाइम है, तो टारगेट आईएएस बनना नहीं होना चाहिए, टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करना होना चाहिए। वेरी गुड। हर साल की तरह यूपीएससी का रिजल्ट आता है और कई सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज हमारे पास होती है, और इसी इंस्पिरेशनल स्टोरी की लाइन में इस बार हमारे साथ हैं करण सेठ, जिनकी रैंक है 333। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दिस ग्रेट रैंक। इस रैंक की जो खास बात है वो ये है कि इनका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया है, जो कि जनरली एक हर एस्पिरेंट के दिमाग में होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करेंगे, लेकिन कई कारणों की वजह से वो फर्स्ट अटेम्प्ट निकाल नहीं पाते हैं। तो डेफिनेटली वी कैन लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम हिम, दैट हाउ ही अप्रोच दिस एग्जामिनेशन, what was very different in his approach, and how he mastered this idea of cracking the examination in the first attempt. तो बहुत बहुत congratulations एक बार फिर करण। सर मैं देख रहा था आपकी डिटेल्स पूरी, तो उसमें मैंने देखा कि आप गिरडी से हैं, और गैंग्स ऑफ वसेपुर के अंदर गिरडी, जरिया, धानबाद, मुझे याद है मनोज वाजपेयी अपनी जीप के पास खड़े होकर और वो अनाउंस कर रहे होते हैं। इट हैज़ बीन मोस्टली इनफेमस फॉर ऑल द कोल रिलेटेड एक्टिविटीज़, राइट? एंड कमिंग फ्रॉम दैट प्लेस, तो हाउ डज इट फील कि इतनी रिमोट लोकेशन जिसका नाम ही हमने पहली बार मूवीज़ के थ्रू सुना है, तो कैसा फील हो रहा है आपको? एक्चुअली पहले थी चीज़ें कुछ ऐसी कि थोड़ा इनफेमस था गिरिडीह की अलग अलग चीज़ों में, बट ठीक है अभी सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। और मैं टाउन एरिया में था, मतलब गिरिडीह का जो टाउन एरिया है वहाँ से बिलोंग करता था, तो बहुत ज़्यादा उस तरह की कोई प्रॉब्लम्स हुई नहीं थी। बट हाँ, वहाँ मतलब स्मॉल टाउन है और बहुत ज़्यादा भी एक्सपोजर नहीं होता है। तो आई वुड से जब फर्स्ट टाइम जो बिगर एक्सपोजर था वो आईआईएमसी आके हुआ था, दिल्ली आके। हाँ दिल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में आकर के बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा है कि मेरा फर्स्ट टाइम में हो गया। हाउ इज एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन गिरडी, कि कैसा है टाउन, क्या है? एक्चुअली टाउन, अब टाउन वाला तो एरिया वैसे ही क्या जैसा वसेपुर में दिखा? नहीं ऐसा नहीं है, टाउन वाला एरिया बहुत शांत है। हाँ। और पहले थोड़ी बहुत लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म थी, अब तो अच्छा, वो भी हाँ। हाँ वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। तो रहने का एक्सपीरियंस बहुत सही, बहुत शांत टाइप का एरिया है। हाँ बहुत बड़ा नहीं है, तो आपको सब लोग जानते हैं आसपास में ऑलरेडी। हाँ आपके क्लोज इनिट सोसाइटी है। स्कूल कॉलेजेस सब कुछ आसपास में ही है, तो बहुत ज़्यादा आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ता। तो हाँ बहुत बहुत कंफर्ट जोन में था जब मैं गिरिडीह में था। 2022 तक मैं गिरिडीह में ही रहा हूँ बचपन से, तो अब 22 के बाद मैं दिल्ली आया था। ये तो बहुत ही मतलब डिफरेंट एक्सपीरियंस है, क्योंकि मोस्टली अपन देखते हैं कि कई लोग जो एग्जाम क्रैक भी करते हैं, या इन जनरल भी मोस्टली पीपल दे हैव स्टडीड इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ या वहीं पे रहे हैं शुरू से, तो उन लोगों को कई बार छोटी टाउन में जाके नौकरी करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो आई थिंक दैट विल नेवर बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, राइट? क्योंकि वो एक्सपोजर है ग्राउंड लेवल वाला, डेफिनेटली। और वहाँ से आपने ये सब कुछ किया है, राइट? तो one important thing about your journey has been that you were working and you got selection at this early age of 24. प्लस आपने ग्रेजुएशन किया था कोविड टाइम पे, जब आप एक भी दिन कॉलेज नहीं जा पाए होंगे, आई एम प्रीटी श्योर, ठीक है? और उसके बाद में आपने जॉब भी कर ली, जॉब करके प्रिपेयर भी कर लिया, एंड देन यू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। सो व्हाट डज इट टेक टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट? व्हाई एवरीबडी स्ट्रगल्स कि वो पहले अटेम्प्ट में क्यों एग्जाम नहीं निकाल पाते? क्या ऐसा रीज़न होता है इसका? आई थिंक अपार्ट फ्रॉम हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स, थोड़े स्टार्स भी अलाइंड होने चाहिए आपके फेवर में। तो वेरी हम्बल एंड मॉडेस्ट बट गुड, या दिस इज़ द फर्स्ट थिंग आई वुड से। सेकेंडली कि मैंने थोड़ी चीज़ें प्लान्ड थी कि मैंने 2022 में ग्रेजुएशन किया, बहुत कम क्लासेस हो पाई थी क्योंकि वो 19 to 22 वाला पीरियड कोविड में गया था, तो ऑनलाइन क्लासेस या फिर ऑफलाइन तो बहुत कम हो पाई थी। तो फिर 22 से 23 पहली बार मैं ठीक से मैंने कॉलेज किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में, न्यू दिल्ली में। और उसके बाद फिर वहाँ से मैंने इन शॉर्ट्स में फॉर अ ब्रीफ पीरियड जॉब किया 4-5 महीने। फिर मैंने जनवरी 2024 में डिसाइड किया कि मैं फुल टाइम यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करूँगा और 2025 का अटैम्प्ट दूंगा। फॉर्चुनेटली 2025 के ही अटैम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया। कमिंग टू द पॉइंट कि प्रिपेयर कैसे किया,
हाँ तो उस वहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे, एक बार अपन उस पर जाते हैं। 24 में आपने डिसाइड किया कि आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो पहले से ही ये सोचते हैं, क्योंकि जनरली जैसे अपन बिहार, झारखंड, वहाँ ऑलरेडी जैसे IIT में जाने का बहुत क्रेज़ होता है 12th के बाद में, कि एक अच्छे ग्रेजुएशन वाले कॉलेज में घुस जाते हैं और फिर उसके बाद में अपन अपना यूपीएससी वाला गोल परस्यू करेंगे, क्योंकि वो तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में एक तरह से बहुत ही बड़ा वो है ही कि हर बार बिहार और झारखंड से बहुत लोग सेलेक्ट होते हैं, प्रिपरेशन भी बहुत ज़्यादा लोग करते हैं डेफिनेटली। तो ये एक रीज़न है। तो डिड यू थिंक ड्यूरिंग योर स्कूल डेज या ग्रेजुएशन वाले डेज कि नहीं यार यूपीएससी इज़ माई अल्टीमेट गोल, ठीक है बीच में कुछ करेंगे? नहीं, आई थिंक मेरा वही प्लान था कि यूपीएससी इज़ माय अल्टीमेट गोल। हाँ, वो चीज़ थी। बट जो फुल टाइम डेडिकेटेड प्रिपरेशन होता है, उससे पहले मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा था। मीन्स दैट वाज़ माय टारगेट, बट आई वाज़ डूइंग नथिंग फॉर अचीविंग दैट टारगेट। अच्छा, हाँ, मतलब हाँ, सोच रखा था। हाँ, बट जब मैंने 2024 में ही मैंने स्टार्ट किया, जनवरी में, वहाँ से मैंने क्लासेस वगैरह, लेक्चर्स वगैरह लेना स्टार्ट किया अलग-अलग सोर्सेस से, और वहाँ के बाद फिर मैंने 1.5 साल जो है उसको फुल टाइम प्रिपरेशन करा, और फिर मई में अपना पहला प्री दिया, प्री क्लियर हो गया। फिर मैंने अगस्त में अपना पहला मेंस दिया और मेंस भी हो गया, और फिर मैंने मेंस के बाद वापस पावर ग्रिड में ज्वाइन कर लिया। अच्छा, वापस ज्वाइन भी कर लिया? हाँ, एज ऑफिसर ट्रेनी PR। पहले मैं इन शॉर्ट्स में था, दैट वाज अ प्राइवेट जॉब, तो वहाँ पे मैंने इजीली लीव कर दिया था जॉब। फिर मैंने गवर्नमेंट PSU में ज्वाइन कर लिया एज ऑफिसर ट्रेनी पब्लिक रिलेशंस। तो यार एक जो चीज़ मुझे क्लियर हो रही है इस पूरे डिस्कशन में कि नॉर्मली लोग क्या करते हैं, तैयारी को बहुत स्ट्रेच कर देते हैं कि मैं 12th क्लास से ही तैयारी कर रहा हूँ, या मैंने 8th क्लास से शुरू कर दी, या फर्स्ट ईयर से ही पढ़ाई कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेच करने का भी नुकसान तो होता है तैयारी में। मुझे लगता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में विथ अ फुल फोकस इफ यू प्रिपेयर, तो दैट इट गिव्स यू हायर चांसेस ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन, लगता है? सर, आई थिंक आई विल एक्सप्लेन इट इन अ डिफरेंट वे। हाँ, इट्स लाइक अ सर्कल। हाँ, आप सेंटर पे हो, आपको टच करना है बाउंड्री को, हाँ, आप स्प्रिंट करके बाउंड्री को टच कर लिए तो कर लिए। हाँ, अगर आप धीरे धीरे सोच रहे हो कि रन करके टच कर लूंगा, दैट सर्कल इज एक्सपेंडिंग। हाँ, ये तो आप रन कर रहे हो, सर्कल एक्सपेंड कर रहा है, रन What कर रहे हो, an सर्कल एक्सपेंड कर रहा है। तो अंटिल अनलेस वो 1.5 साल आप स्प्रिंट करके उसको कवर करोगे, तब तक वो सिलेबस कंप्लीट और नहीं मुझे होगा। लगता है जब तैयारी इंटेंस भी होती है ना, तो आपका वो सब कुछ एक साथ अलाइन होने लगता है। जब आप स्लो करते हो तो आप बहुत ही फ्रैगमेंटेड, स्कैटर्ड तरह की प्रिपरेशन होती है, राइट? हाँ, जब आप बहुत इंटेंस तैयारी करते हो तो यू आर इनटू इट, मतलब आप पूरा घुस जाते हो इस प्रिपरेशन में, और उससे आपका मतलब एक ऐसे मेंटल स्टेट में, मेंटल जोन में चले जाते हो कि आपको इस प्रिपरेशन के अलावा, इस एग्जाम के अलावा कुछ नहीं दिखने तो लगता। आप तब आपके क्वेश्चंस ही बदल जाते हैं कि क्या मेरा होगा, या ये एग्जाम कैसा है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है करना क्या है। At every point you are thinking what to do next, right, and how to do it the best way, एग्जैक्टली। or in a shorter period of time. So I think very important for every one of us कि ये काफ़ी क्लियर इंसाइट है, वेरी गुड। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ लगी मुझे कि यू स्टार्टेड इन 24 ओनली, लाइक, एंड इट्स अ वेरी, तो एक जो चीज़ विच आई कैन ड्रॉ फ्रॉम ऑल दिस डिस्कशन इज प्रीटी क्लियर माइंडेड कि ये करना है। जैसे कि जॉब भी करी, जैसे कई लोगों को लगता है कि जॉब नहीं करनी है। जैसे कई लोगों को मैंने देखा है हमारे टाइम पे, इवन आई हैव बीन अ विक्टिम ऑफ दिस। आई प्रिपेयर फॉर ऑलमोस्ट 6-7 ईयर्स। आई यूज्ड टू वर्क इन एक्सेंचर 2010 में कॉलेज से पास होने के बाद। उसके बाद मैं स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, फिर देते गए, तो फिर एक ऐसा दौर आ गया जब लग रहा था अब जब अटेम्प्ट एग्जॉस्ट होंगे उसके बाद ही कुछ करेंगे, और वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है और पेसिमिज्म उसकी वजह से हो जाता है। एक फिक्स टाइम पीरियड अपना रखना चाहिए और उसके बाद में। तो डू यू फील दैट? एक्चुअली दिस वाज प्लान्ड कि मतलब मैं एक बार जब मेरी फुल टाइम प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो इधर आई एम सेलेक्टेड और आई एम नॉट सेलेक्टेड, मैं कुछ जॉब देखूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फुल टाइम प्रिपेयर करना थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है, ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो मतलब कि एक पीरियड के लिए 2 साल, 1.5 साल, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, उसके बाद फिर अदर चीज़ें भी साथ साथ करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने, मेरा UGC नेट JRF से सिलेक्शन हुआ है पावर ग्रिड में, तो इसलिए मैंने उसका भी फॉर्म फिल किया था, और फर्स्ट प्रीलिम्स देने से पहले ही मैंने दिसंबर में फॉर्म फिल कर दिया था उसके लिए, और ज्वाइन भी कर लिया था मेंस दे के सितंबर में। ये तो काफ़ी सही काम किया। तो आपने बताया कि आपने IIMC से, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है वसंतकुंज दिल्ली में, वहाँ से आपने एक 1 ईयर कोर्स किया था जर्नलिज्म का। तो डू यू फील दैट 1 ईयर ऑफ जर्नलिज्म प्लस जो आपने इन शॉर्ट्स में काम किया, तो इन शॉर्ट्स में जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जो शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं, तो वो मॉडर्न एरा की न्यूज़ रीडिंग से अलाइंड है कि लोग स्क्रोलिंग भी कर लिया और नॉलेज भी गेन कर लिया। तो डिड दैट आर्ट ऑफ समराइजिंग, क्योंकि शॉर्ट्स में तो आता है कि बिल्कुल प्रिसाइज, कंसाइज, मेन, तो यू यूज्ड टू राइट कंटेंट फॉर दैट, राइट? आई यूज्ड टू प्रूफ रीड द कंटेंट। प्रूफ रीड द कंटेंट, राइट? तो उसमें आपकी क्या वो स्किल जो डेवलप हुई, डिड इट हेल्प यू इन राइटिंग द गुड आंसर्स इन 150 वर्ड्स, 250 वर्ड्स, दैट हिटिंग द बुल्स आई सीधा? सबसे पहले सर, टॉकिंग अबाउट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, आई थिंक वहीं पे मेरी मतलब माइंड बहुत ओपन हो गई, मुझे बहुत ज़्यादा बेटर एक्सपोजर मिला, और आई वुड से दुनिया मेरे लिए छोटी हो गई।
everyone was accessible once I reached Indian Institute of Mass Communication. क्या बात, बिकॉज सारे टॉप बड़े बड़े जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट, वहीं से बिलोंग करते हैं, तो आपका मतलब एक ऐसा सर्कल बन गया था कि आप अब नॉर्मल जैसे स्मॉल टाउन बॉय जो गिरिडीह से था, हाँ वो यहाँ आके थोड़ा चेंज हो गया था 1 साल में, हाँ उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया था। वेरी गुड। हाँ, तो अब वहाँ के बाद फिर जब इन शॉर्ट्स गया, इन शॉर्ट्स में ब्रीफ पीरियड में ही काम किया, बट वो भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और उस टाइम मुझे न्यूज़ रीड करने की एक्चुअली आदत लगी, क्योंकि मैं फैक्ट चेक करता था एज प्रूफ रीडर, तो हाँ, फैक्ट चेकिंग के लिए मैं पूरी न्यूज़ पढ़ेंगे हाँ, डिटेल, उसका अंदर हाँ, जाएंगे उसको। एग्जैक्टली एक शॉर्ट के लिए मैं 4 आर्टिकल्स पढ़ता हूँ कि उसमें कुछ गलती ना चली जाए, क्या बात है। तो वैसा था। तो और न्यूज़ तो आपको पता ही है कि यूपीएससी में कितना यूज़फुल है। तो वो काफ़ी जो सब समराइजिंग की आर्ट है, आई थिंक इट वुड हैव हेल्प्ड इन आंसर राइटिंग। डेफिनेटली। तो जैसे आंसर्स लिखते हैं लोगों के दिमाग में रहता है कि आंसर ऐसा लिख दूँ, आंसर वैसा लिख दूँ, और आजकल प्रॉब्लम ये है कि एक इतने सारे तरीके आ गए हैं कि आंसर लिखने के, और एवरीबडी इज़ एन एक्सपर्ट इन आंसर राइटिंग। हर आदमी बोलता है कि ऐसे आंसर लिख लो, और ये मैं अप्रोच बता रहा हूँ, ये पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट लिख दो, और सिलेबस के 4 पैरामीटर्स लिख लो। तो हाउ गुड इज़ दैट स्ट्रेट जैकेटेड अप्रोच कि यही लिखना, इसी तरह से लिखना? और लोग इस फॉर्मूला बेस्ड आंसर राइटिंग के चक्कर में वो अपने थॉट प्रोसेस को कहीं ना कहीं बहुत रिस्ट्रिक्ट कर लेता है। दे आर नॉट थिंकिंग ओपन एंडेड, दे आर नॉट एनालाइजिंग, राइट? फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम योर स्कोर्स इफ आई सी, तो आपके पेपर 2 में बहुत ज़बरदस्त मार्क्स हैं जीएस में, 125 मार्क्स, राइट, विच इज़ लाइक वेरी गुड मार्क्स दिस ईयर। पेपर 4 में यू हैव 107 मार्क्स, तो जिसमें आपने बोला कि 1-2 रिवीजन रह गए, तो कोई फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो एनालिसिस पार्ट आई थिंक इज़ वेरी गुड ऑन योर पार्ट। तो क्या जो ये जो लोगों के दिमाग में बैठ गया ना कि यार ऐसे ही आंसर लिखना है, या एक फिक्स तरीका बना लिया और वो चेंज ही नहीं कर पा रहे हैं उसके बाद में, तो आपका क्या टेक है उस पर? सर आई वोंट से कि ये सही है और ये गलत है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाया था कि मैं चीज़ों को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके और एक जोन में चले जाऊं कि इतना ही पढ़ना है, इतना ही करना है। तो मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ रहा था, और जो पार्ट मैंने पढ़ा था अपने स्टैटिक में से, तो उसके बेसिस पे जब मैं आंसर्स लिखने गया तो मेरे आंसर्स मैकेनिकल कम थे। मेरे पास कोई फिक्स्ड सेट नहीं था कि इसी से इंट्रोडक्शन देना है, इसी पे कंक्लूजन देना है। जो पूछा जा रहा है मैंने उसका जवाब लिखा था मेंस के आंसर शीट में। ये बात भूल गए लोग कि सवाल जो पूछा उसका आंसर लिखने की जगह वो बाकी सारी बात लिख रहे हैं। तो मे बी वो वर्क करता होगा कुछ लोगों के लिए, बट मैं ये कर नहीं पाया था, और उसका जो सबसे मेन रीज़न था वो ये था कि मेरे पास टाइम कम था। हाँ, मैंने बहुत सारे मेंस की चीज़ें प्री और मेंस के बीच में पढ़ाई की थी। अच्छा। हाँ, एथिक्स मैंने स्टार्ट भी नहीं किया था, सोसाइटी मैंने बिल्कुल कभी देखा भी नहीं था प्री और मेंस के पहले। तो मैंने वो जो प्री वाले सब्जेक्ट्स थे, मैंने सेग्रीगेटेड प्रिपरेशन नहीं करा कि प्री के लिए और मेंस के हिस्ट्री लिए। पढ़ना तो सब एक साथ पढ़ लेंगे, हाँ, प्री मेन सब कर देंगे उसी में। हाँ, लेकिन जो मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स थे उनको छोड़ दिया था प्री से पहले, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था प्री में। ऐसे अभी तो मेरे सभी को लगता है, मतलब ठीक बात है। 106 मार्क्स आए हैं, बट स्टिल आई थिंक जो टफेस्ट फेज होता है वो इस एग्जाम का प्रीलिम्स तो खैर नो डाउट हाँ, अ नाइटमेयर फॉर मेनी पीपल। हाँ, प्रीलिम्स ही होता है। और मुझे थोड़ा सा खुद पे ट्रस्ट था कि अगर मेंस का चांस मिलेगा तो मैं बेटर कर सकता हूँ मेंस में, और जो मुझे ट्रस्ट था वही हुआ। तो उस कम टाइम में जो आपने पूरी कोशिश की कि मैकेनिकल आंसर्स ना लगे, एंड यू राइट वेरी फ्लूइडली, मतलब जैसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसको लिखा जाए। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा डीप एक ही चीज़ को बहुत बार पढ़ नहीं पाया था उस टाइम पे, तो ऐसा हो गया था कि मतलब जो मैं लिख रहा हूँ वो ऑलरेडी थोड़ा सा उसमें अपना टच है, कि मैं खुद को एकदम हार्ड लाइन कंस्ट्रक्ट मैंने खुद का नहीं बना पाया था। हाँ, तो वो थोड़ा सा इधर और उधर की चीज़ें भी जा रही थी, तो अच्छे तरीके से एनालिसिस हो पा रही थी। ये तो बहुत ही अमेजिंग इंसाइट है। तो नेक्स्ट अब देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है, तो ऑप्शन इज योर ऑप्शन वाज पीएसआईआर। लोग जनरली ऑप्शन सब्जेक्ट में एक लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन होता है कि यार हम बहुत छोटे में कर लें, लेकिन लोग जीएस में बहुत टाइम इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। ऑप्शनल लोग टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, और मुझे लगता है ऑप्शनल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन में किसी भी कैंडिडेट के लिए। तो कितना टाइम मतलब मुझे लगता है इन्वेस्ट करना चाहिए किसी बच्चे को, मतलब व्हाट इज योर टेक? आई थिंक ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज कि आपका वो नहीं देख सकते आपके ऑप्शनल 2 पेपर 500 मार्क्स। आई थिंक दिस इज द एरिया जहाँ पे कि आपके 2 पेपर्स में 270 to 300 मार्क्स आ सकते हैं, और किसी भी जीएस में आप 2 पेपर्स में 270 to 300 नहीं ला पाएंगे। तो आई थिंक कि और अगर आपका ऑप्शनल थोड़ा डायनेमिक है लाइक पीएसआईआर, तो वहाँ पे तो मुझे लगता है कि ये भी मतलब होता है कि लोग वो पढ़ते मैगजीन्स और ये कि कंपाइलेशंस पढ़ के हो जाएगा, बट आई थिंक जो भी थ्योरी पार्ट है, लाइक ऑप्शनल में आप पॉइंट वाइज आंसर्स, मतलब पीएसआईआर या सोशियोलॉजी ऑप्शनल में जनरली पॉइंट वाइज नहीं लिखते हैं। हाँ, तो वो अब पॉइंट वाइज नहीं लिखना है, तो आपका एक लिखने का फ्लो होने के लिए आपको न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना चाहिए। तो एक भी कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ दो, बट वो पढ़ना चाहिए ताकि आपके माइंड में एक फ्लो आए।
तो उस तरह से करके अपने फाउंडेशन कोर्स के जो भी हैं वो मटेरियल्स को पढ़ो, या कहीं से भी जो भी आपने पढ़ा है, या अब लोग एआई का भी यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आपने हाँ। सिलेबस को और पीवाईक्यूज को फीड करके और अच्छे से एआई से भी कंटेंट जनरेट किया है, तो उस कंटेंट को भी पढ़ रहे हो, तो भी जो इस टाइप के ऑप्शनल है पीएसआईआर, इट इज़ चेंजिंग एवरी डे। हाँ, कल तक सब कुछ सही था, आज यूएस ने आज ईरान पे world अटैक order कर change दिया, हो गया। आपका पूरा सिलेबस बदल गया। तो आपको डेली न्यूज़पेपर फॉलो करना पड़ेगा, कुछ पॉडकास्ट वगैरह होते हैं। तो आपने जो न्यूज़पेपर रीडिंग ऑलरेडी आप करते थे, तो बहुत सारे एग्जांपल्स और ये सब चीज़ें तो दे माइट हैव बीन इंटरनलाइज आराम से, तो इट वुड हैव बीन वेरी इजी फॉर यू टू राइट इन द एग्जामिनेशन। डेफिनेटली, एक्चुअली एनालिसिस एंड ओपिनियंस अब पीएसआईआर में तो बिल्कुल पूछे जाते हैं। और हर सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, तो अब वो ओपिनियन आप मतलब अनटिल अनलेस यू योरसेल्फ इज अ स्कॉलर, तो आपको कहीं ना कहीं से पढ़ के ही वो ओपिनियन बनानी पड़ेगी। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपकी ओपिनियन बिल्डिंग होती है और वो आपको काम आती है एग्जाम में। जैसे इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल पीपल हु आर डायरेक्टली यूजिंग चैट जीपीटी, जैसे मान लो अगर आप इनहेरेंटली न्यूज़पेपर रीडर नहीं हो और आप सीधा चैट जीपीटी को जाकर बोलो कि यार मुझे एक काम करो, इनका सी राजमोहन का ये आप मुझे आर्टिकल में से 3 कोड दे दो निकाल के, वो कोड आप याद करने की कोशिश करते हैं, जैसे कई लोग ये करते हैं। शॉर्टकट का प्रॉब्लम ही ये हो गया आजकल कि लोगों को चाहिए कि मैं सीधा 3 लाइन याद कर लूँ, और 3 लाइन कितनी याद करोगे? पूरे जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, पूरे ऑप्शन सब्जेक्ट हैं, तो वो अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है रीडिंग से ही आएगी, राइट? आई थिंक विदाउट कॉन्टेक्स्ट कुछ भी पढ़ने से वो एग्जाम में आप लिख नहीं पाओगे, क्योंकि जैसे अभी अपन डिस्कस कर रहे थे, तुम बता रहे थे कि सर वो 50 कीवर्ड लोग याद करके जा रहे हैं। कई लोगों को देखा तुमने भी। नहीं, वो मतलब एक्चुअली कीवर्ड आप कहीं से भी पढ़ लो, बट अगर आपको उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है तो फिर वो आपको प्रॉब्लम्स देगी, क्योंकि हाँ। हाँ, आपको थोड़ा सा इधर या उधर भी एग्जाम में आ सकता है। तो कीवर्ड्स या कुछ भी ऐसा चीज़ जो कि मतलब बस ये लिमिटेड पार्ट पढ़ लिया, आपके पास उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं है, तो आप एग्जाम में नहीं लिख पाओगे। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। हाँ, ठीक बात है। हाँ, एक चीज़ और सर जो ऐड करूँगा वो ये है कि आपको 50 पेजेस लिखने हैं 3 घंटे में, चाहे वो कोई भी जीएस हो, ऑप्शनल हो। तो ये जो चीज़ें आपने मतलब ऐसे मैंने 4 कोट्स पढ़ लिए, तो वो 4 कोट्स वो उस इंटेंस मोमेंट पे जब आपको 50 पेजेस लिखने हैं 3 घंटे में, वो 4 कोट्स ना याद आएंगे ना आप लिख पाओगे। बिल्कुल ठीक बात है, वो प्रेशर ही अलग होता है। मुझे लगता है यूपीएससी ने एथिक्स का पेपर इसलिए चौथा पेपर रखा है कि जब आप बिल्कुल थक जाओ, मेंटली एग्जॉस्टेड, फिजिकली एग्जॉस्टेड, तो जो आपके अंदर सच है वो निकलेगा वहाँ पे पेपर में, नहीं? अब वो तो मतलब जब आप एथिक्स लिखते हो तो आपका एक्चुअली 5th पेपर होता है सर। हाँ, 3rd डे तो आप दे already रहे हो you have written एग्जाम, essay और हाँ, फिर आपके हाथ दर्द हो रहे होते हैं उस टाइम पे, और वो सबसे लेंदी पेपर होता है, और सबसे ज़्यादा लोगों के छूटते उसी पेपर छोड़ता भी में। इसी पेपर में। हाँ, क्वेश्चंस तो बाय गॉड्स ग्रेस मेरा किसी भी पेपर में एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं था। हाँ, तो वो मैंने टाइम मैनेजमेंट आई थिंक ठीक से कर ली थी, तो उसका फ़ायदा हुआ था मुझे। जैसे फॉर एग्जांपल कई लोग सीधा कॉलेज से निकल के तैयारी शुरू कर देते हैं। यू डिड जॉब इन बिटवीन, ठीक है, तो ऑफ कोर्स अपन जॉब के बारे में बात कर चुके हैं, पर एज एन एस्पिरेंट हाउ इंपॉर्टेंट इज इट टू बी एक्सपोज टू जॉब एज एन आइडिया, कि भाई आपको ये कि एक तो जॉब आपने कर रखी हो, दूसरा यू हैव दिस बिलीव कि तुरंत वंस आई एम डन विद द अटेम्प्ट्स 1 और 2 अटेम्प्ट, देन आई वुड गो बैक टू डू अ जॉब। क्योंकि एक जो किसने कभी जॉब नहीं की होती, वो सीरियसनेस जिस जॉब की रिक्वायरमेंट होती है आपको ना, कि आपको ये टास्क कितने टाइम में देना है, आपको कंप्लीट कर देना है, वो मुझे लगता है डेवलप ही नहीं हो पाती अगर आपने नहीं किया होता। तो यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट? सर आई थिंक कि जॉब से पहले हम कॉलेज तक में रहते हैं, तो कॉलेज तक में उतना हार्ड एंड फास्ट डिसिप्लिन नहीं होता, बट जॉब आपको पे कर रहा होता है तो आपके पास डिसिप्लिन होती है। अगर आपकी ऑफिस टाइमिंग 8 बजे से 5 बजे तक है, मेरी वही थी इन शॉर्ट्स में, तो आप 8:10 पे भी नहीं जा सकते। ठीक बात है। हाँ, तो वो चीज़ जो है वो आपके अंदर इनकलकेट होती है, तो वो उसका फ़ायदा ज़रूर होता है। डिसिप्लिन तो हर जगह पे काम जैसे आता है। पूरे एस्पिरेंट दिन भर टाइम टेबल बनाते रहता है, फॉलो उनसे एक दिन नहीं हो पाता, नहीं, क्योंकि तो वो सो बनाते हैं कि मैं 6 बजे से करूंगा, एकदम हाईली ऑप्टिमिस्टिक टाइम टेबल बनाते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती तो फिर वो फॉलो भी नहीं हो पाता है। जैसे जॉब में आपको पता है, फॉर एग्जांपल माय टेक इज ऑन दिस प्रिपरेशन, कि अगर कोई स्टूडेंट ऑफिस टाइमिंग टाइप भी पढ़ाई कर ले तो 24 घंटे तो वैसे ही नहीं पढ़ना है। मतलब लोगों के दिमाग में बैठ रहता है ना कि यार मैं सोच ज़्यादा रहे हैं पढ़ने के बारे में, पढ़ कम रहे हैं टेक्निकली, अगर ऐसा है नहीं। हाँ सर, टाइम टेबल्स तो सब बनाते हैं, मैंने भी बनाया था, नॉट टू लाई। हाँ, बट वहाँ पे एक जो लूप होल रह जाता है वो ये रह जाता है कि अगर आपने डिसाइड किया कि आप 10 आवर्स पढ़ोगे, तो आप अगर 10 आवर्स का टाइम टेबल बना लोगे तो प्रॉब्लम आएगी। आपको स्पेयर में आवर्स रखने होंगे कि आप अगर आप 10 आवर्स पढ़ने का डिसाइड किया तो 2 आवर्स स्पेयर में रखो और 8 आवर्स का ही टाइम टेबल बनाओ, हाँ, क्योंकि वो स्ट्रेच होगा ही। और हाँ। एटलीस्ट फिर वो होगा कि अगर आपके पास 2 आवर्स स्पेयर में थे तो वो 8 आवर्स के टाइम को आप 10 आवर्स में कंप्लीट कर लोगे। तो वो आई थिंक बेटर ऑप्शन रहता है। टाइम टेबल और स्ट्रैटेजी ज़रूर होनी चाहिए, आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि कितने दिन में कितना पार्ट पढ़ना है, किस दिन क्या पार्ट पढ़ना है। ये अगर आपको नहीं पता है तो आप रैंडमली इतने बड़े सिलेबस में कहाँ भागते रहोगे। प्रायोरिटाइज भी करना जरूरी है कि इस पे ज़्यादा एम्फेसिस दूंगा, इसको कम करूंगा, या इसके लिए इतना ही करूंगा, या इसमें क्या डिमांड है, तो थोड़ा एनालिसिस पार्ट भी मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। इस एनालिसिस तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आप कह रहे थे कि
शॉर्ट नोट्स के बारे में काफ़ी चर्चा होती रहती है लोगों की, है ना, कि सर कि लोगों को लगता है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। तो शॉर्ट नोट्स का फ़ायदा होता है या थोड़ा, मतलब दोनों दोनों स्टोरीज हैं। एक लोग, कुछ लोगों का बोलना है कि शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छा काम करते हैं, और कुछ लोगों का मानना, जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाट वी टॉक्ड एंड आई थिंक वी बोथ अलाइन विद द सेम आइडिया, कि बहुत शॉर्ट नोट्स मेकिंग के चक्कर में लोग ना मेन एसेंस भूल जाते हैं कई बार, जो एनालिसिस मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम में। तो व्हाट इज योर टेक? एक्चुअली मतलब मैं तो शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाया था, तो मैं इस चीज़ पे मतलब मैं कितना फ़ायदा होता है शॉर्ट नोट्स का, उस पे मैं बहुत ज़्यादा कमेंट कर नहीं सकता क्योंकि मैंने बनाया नहीं, यूज़ नहीं किया। सेकेंडली मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शॉर्ट नोट्स खुद के बनाने होते हैं पर्सनलाइज्ड, तो वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हाँ, तो वो टाइम अगर मैं वही सेम नोट्स को 1-2 बार और रिवीजन करने में दे दूँ, तो मुझे लगता है मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदा उसमें होगा, मतलब शॉर्ट नोट्स बनाने से ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और दूसरा कि मतलब शॉर्ट नोट्स से मुझे पर्सनली एक जो प्रॉब्लम होती है कि जब मैंने भी कोशिश की थी शॉर्ट नोट्स बनाने की, मैं पूरे नोट्स को वापस लिख सब देता कुछ हूँ। कॉपी कर दिया होगा। हाँ, शॉर्ट नोट्स में, क्योंकि मुझे सैटिस्फैक्शन ही नहीं होती। जो पार्ट एक बार पढ़ लिया है, फिर लगता है ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा, तो फिर वही मैंने जो बोला कॉन्टेक्स्ट मिस होने लगता है शॉर्ट नोट्स में। तो इसलिए अल्टीमेटली मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं शॉर्ट नोट्स नहीं बनाता हूँ, मैं डायरेक्टली जो नोट्स हैं मेरे पास उनको पूरा ही पढ़ता हूँ। और एक चीज़ और ये भी है कि लोग बोलते हैं शॉर्ट नोट्स बनाओगे नहीं तो मेंस के पहले 4 दिन पहले कैसे रिवीजन करोगे? तो जितना हो पाए, जो हो पाए उन्हीं नोट्स को रिवीजन करना है, उन्हीं नोट्स को लास्ट डे तक रिवीजन करने पे ज़्यादा बेटर होगा। जो मुझे लगता है फिर कई बार अगर आप एक ही चीज़ को बहुत बार पढ़ चुके हो एक ही सोर्स से ना, तो फोटोग्राफिक मेमोरी हो जाती है, होती है ना, कि वो आपको पेज याद आने लगते हैं एग्जाम में, मैं इस पे 100% एग्री करूँगा सर। है ना। हाँ। क्योंकि जैसे मुझे याद है कि जैसे फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत लोग पढ़ते हैं, पेज याद आता है एग्जाम में, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, कि वहाँ ये लिखा हुआ है। किस पैराग्राफ के किस कॉर्नर पे मैंने अपने क्लास नोट्स में क्या लिखा था, वो आपको याद रह जाता है अगर आपने 5-6 पास। हाँ, ये होता है, मतलब ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। तो वही, और एक नोट्स आप फाइनल कर लो मुझे ये पढ़ना है, और फिर उसके बाद उसको बार बार लोग क्या बहुत सोर्सेज के पीछे भागते रहते हैं कि ये सोर्स कर लो, वो सोर्स कर लो। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? सर फोमो इज़ अ वेरी बिग फोमो प्रॉब्लम। बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम वर्ड। कि मतलब मैंने ये वाला पार्ट नहीं किया, ये यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा चल रहा है, हाँ तो ये मैंने नहीं किया, तो आई डोंट थिंक सो कि जो यूट्यूब पे चल रहा है उसी से क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ। अगर आपने अपना पार्ट कर लिया है, तो आपको अगर लग रहा है कि मैं इकोनॉमिक्स में कॉन्फिडेंट हूँ, तो फिर आपने कोई मतलब दूसरी चीज़ें नहीं की है कि यूट्यूब पे जो चल रहा था वो आपने नहीं किया, हाँ। तो भी आप अगर अपने नोट्स पे कॉन्फिडेंट हो, अपने एफर्ट्स पे कॉन्फिडेंट हो, अपने जिस बुक से आपने पढ़ा उस पे कॉन्फिडेंट हो, तो चीज़ें अच्छी हो सकती जैसे एक टर्म दोगे फियर ऑफ मिसिंग आउट, आजकल दूसरा टर्म ये भी चल रहा है जॉय ऑफ मिसिंग आउट। हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट्स जो यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जॉय ऑफ मिसिंग आउट होना चाहिए कि भाई मिस आउट कर रहे हो, यू आर नॉट मिसिंग आउट एक्चुअली, यू शुड बी हैप्पी दैट यू आर रीडिंग लिमिटेड एंड यू आर रीडिंग इट again and again. I think that works more better in the examination. So how was the reaction at the family level when they heard the news कि you got the rank in the first attempt? एक्चुअली 6th को रिजल्ट आया था और 6th को सुबह से ये चीज़ चल रही थी कि रिजल्ट आ जाएगा। आई वाज इन द ऑफिस, तो अच्छा, ऑफिस में, ये बढ़िया हाँ। एकदम। तो मैं चिल बैठा था गुड़गांव में, मम्मी पापा तो घर पे थे। हाँ हाँ। हाँ, तो मतलब मैं घर पे फ़ोन कर पाता, उससे मतलब मैंने देखा तो सबसे पहले मैंने था, बट मैं जितनी देर में घर पे फ़ोन लगा पाता उतने देर में फ्रेंड्स का फ़ोन आने लगा, पापा का खुद से उधर से ही कॉल आ गया क्योंकि बैठ के लोग रिजल्ट का वेट कर रहे थे। हाँ, तो मतलब पापा की तो एक्साइटमेंट मुझे लगता है मेरे से 100-200 गुना ज़्यादा होगी। वो तो यार घर वालों की तो अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट होती है। मतलब मम्मी इज़ लाइक कि हाँ ठीक है, बेटा सही से, बेटा मज़े में, मम्मी को उतना बेटा आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, उससे उतना उनको नहीं मज़े हाँ, में। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, बेटा मज़े में, लेकिन पापा इतना प्राउड फील करते हैं कि वो अलग ही क्योंकि लेवल एक है। सोशल रिवॉर्ड भी तो है इसके साथ में, कि सोशल रिकग्निशन प्लस पूरी फैमिली के लिए, और हमेशा इतनी वैल्यूड सर्विस है, सोसाइटी इसको बहुत ही अलग तरह से देखती है। तो हाउ डू यू सी दैट, कि मतलब हाउ इम्पोर्टेंट इट इज सोशली? हाँ, सर आई थिंक ये थोड़ा-सा आपको वहाँ पे रोल मॉडल बना देती है, हाँ। और इसके साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती है। मतलब हम जिस एरिया से बिलॉन्ग करते हैं, मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट में हर साल 1 या 2 स्टूडेंट्स का ही यूपीएससी में होता है, और कभी-कभी वो भी नहीं होता। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि जो केवल सेलेक्ट हो जाने से और लोग आपको जान जाएँ उससे नहीं होगा। आपको कुछ कंट्रीब्यूशन भी देना होगा कि वहाँ से मैक्सिमम बच्चे बाहर आएँ और उनका भी सिलेक्शन हो। तो उसके लिए काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इस रिकॉग्निशन के साथ। तो एक और क्वेश्चन इसी फॉलोअप में पूछता हूँ, कि जो फेम मिलती है सक्सेस के बाद में, जैसे अभी दिस इज योर पीरियड ऑफ फेम, लाइक द नेक्स्ट 1 year इज गोइंग टू बी लाइक एनीथिंग, तो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू डाइजेस्ट दिस फेम? क्योंकि लोग इस फेम में कई बार बह जाते हैं और फिर वो उससे बाहर ही नहीं आ पाते उस फिनोमिना से, मुझे लगता है, और वो अननेसेसरी, फिर वो जस्ट ट्राइंग टू रिक्रिएट द सेम स्टोरी अगेन अगेन, लेकिन वो हो नहीं पाती बात। तो उसको छोड़ के रियल वर्क करना कितना इंपॉर्टेंट है? सो आई थिंक
no, neither I am any celebrity, nor anyone who is selected is a celebrity. We are not cricketers, we are not actors. I think some blame goes on us also that we have created you like celebrities. हाँ, बट वी आर नॉट एट ऑल सेलिब्रिटीज. आई थिंक जिस चीज़ के लिए आपको फेमस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप कम्युनिटी को कितना वापस दे पा रहे हो. और मुझे लगता है हमें जो जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है उनको सबसे ज़्यादा इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो एस्पिरेंट्स को वापस कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं. तो ताकि मतलब एक तो कि देखिए हर साल 1000 लोग तो आएंगे ही आएंगे, बट वो सबसे बेस्ट लोग जो हैं वो आए और कोई छूट ना जाए कि वो रिसोर्सेज की कमी से उसने तैयारी नहीं कर पाई. तो वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना, अपने जो भी फेम मिल रहा है उसको उस चीज़ के लिए यूज़ करना चाहिए कि आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट कर रहे हो. जैसे आपने मॉक दिया था शायद यहाँ पे. हाँ. तो उसमें हमने मॉक में अशोक खेमका सर को बुलाया था. तो अशोक खेमका सर को बुलाने का हमारा लॉजिक ये था कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट एथिकल ब्यूरोक्रेट विच हैज एवर बीन देयर, राइट, एंड ही हैज़ बीन मोस्ट वैल्यूड. तो वो एक एंगल था. दूसरा हमारे साथ अनिल स्वरूप सर हैं. ही इज़ ऑल्सो associated with us for like 3-4 years, and he is also known for his integrity in the service, and I think it sets an example, it sets the tone कि भाई these are the people whom you should look forward to, right? Very good insight. एक आजकल जो बहुत चल रहा है फेक रैंक वाला जो चल रहा है कि लोग सोशल मीडिया पे अपने जस्ट फॉर द सेक ऑफ शॉर्ट लिव्ड फेम वो किसी टॉपर की रैंक का नाम लेके और अपना पूरा माहौल बना दे रहे हैं. तो ये कैसा सिंड्रोम है, मतलब व्हाट इज इट एग्जैक्टली दैट इज हैपनिंग? आपका तो किसी ने क्लेम नहीं किया. नहीं सर, मेरा किसी ने क्लेम नहीं किया. नाम थोड़ा यूनिक था. हाँ. और दूसरा है कि मतलब आई डोंट नो कि इसका पर्पस क्या है, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया. क्योंकि मतलब एक दिन के अंदर तो यूपीएससी क्लैरिफाई कर देती है कि किसका रैंक है, क्या अगर कोई कंट्रोवर्सी होती है तो ये मैं खुद ही डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि ये क्यों चल रहा है. अल्टीमेटली तो भाई आज नहीं तो कल तो ये बाहर आनी ही बात. या तो उनका गोल है कि बिग बॉस में जाना है हमको. क्या गोल है? तो मतलब बहुत ही वियर्ड चीज़ है कि आपका सिलेक्शन हुआ नहीं है, एंड हाउ कैन यू क्लेम? भाई एवरीबडी वुड वेरीफाई. भाई जिनका नाम लिस्ट में आया तो वो भी 4 बार देखते हैं मैं ही हूँ ना, मेरा ही रोल नंबर है ना, वो करते ही हैं मतलब. और वो सिंक इन होने में एक दिन लगता है कि हाँ हो गया है. 2-3 दिन तो नींद आती है, तब तो लगता है कि नहीं हुआ है, तब पता नहीं चलता कि हो गया कि नहीं हो गया. नींद तो वो सब होता ही है, राइट. तो टू सिंक इन आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली थिंग्स आर गोइंग इन विच डायरेक्शन. लाइक आई हैड वन ऑफ माई स्टूडेंट्स शिखा, जिसकी 113 रैंक आई इस बार. तो वो मेरे साथ पहले 2-3 साल से एसोसिएटेड थी. उसकी रैंक क्लेम की है किसी ने और बिल्कुल बाकायदा पूरा माहौल बन गया. और दादाजी हमारे पियोन थे और पूरा उस पर रोना धोना हो गया, पूरा इमोशनल वो सोप ओपरा हो गया. और इवेंचुअली इट केम आउट टू बी रॉन्ग न्यूज़. और जिसका हुआ है उसने तो बिल्कुल हल्ला ही नहीं मचाया. वो एकदम शांत है. आई थिंक ज़बरदस्ती का हल्ला मचाने से कुछ है भी नहीं. मतलब यू आर सेलेक्टेड, आपको एक सर्विस ही करनी है और नेशन की सर्विस करनी है. तो आई थिंक जितना लो की रह के किया जाए वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है. और बाकी आपके अच्छे काम करोगे तो सोसाइटी में भी आपको लोग जानेंगे, पूरे कंट्री में लोग जानेंगे, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है. आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ अब यहाँ से बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी है. होल वर्ल्ड दैट इज ओपन टू यू. हाँ, तो जितना आप अच्छा काम करोगे आपको फेम के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. पीपल विल नो यू बिकॉज ऑफ योर वर्क. हाँ, मतलब यहाँ भी आगे अगर आपको फेम हंग्री होना पड़ा तो फिर तो मुझे लगता है कि इससे आगे तो कुछ भी नहीं है. कोई ऐसा इंपॉर्टेंट मोटिवेशन जो आपको लगता है कि मुझे यार ये करना है सर्विस में जाके? फॉर एग्जाम्पल आई एम श्योर यू आर गोइंग टू गेट इनटू IAS और IPS. तो जैसे होता है ना कि शुरू में कि मैं ये एक फील्ड में काम करना चाहता हूँ, कई लोगों का देखते हैं अपन मोटिवेशन इस तरह का. कोई ऐसा मोटिवेशन था? सर एक जो मोटिवेशन है वो ये है कि मतलब अगर किसी स्मॉल टाउन में पोस्टेड हूँ तो एजुकेशन और ख़ास करके गर्ल्स एजुकेशन, मतलब उस पर इम्पैक्ट अगर थोड़ा सा भी कर पाऊँ, कंट्रीब्यूट कर पाऊँ तो वो ज़्यादा बहुत मुझे मतलब सेल्फ सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा होगी. क्योंकि हम जिस एरिया से आते हैं वहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ में लोग बैकवर्ड हैं. हाँ है, हाँ, बिल्कुल है. स्मॉल टाउन में तो बिल्कुल चाइल्ड मैरिज भी मैं है. राजस्थान से हूँ तो वहाँ हाँ. तो चाइल्ड मैरिज. हाँ, तो वो prevalent चीज़ है है. ये. मतलब हमारे यहाँ पे प्रेवलेंट है चाइल्ड मैरिज भी. और मैं सिलेक्शन के बाद जब मुझे आई वाज कॉल्ड ऑन बाय DC सर, DM सर इन माय डिस्ट्रिक्ट, तो उनका भी वही कहना था कि मतलब इन्हीं चीज़ों पे काम करना बेटर होगा. तो व्हाट इज योर 2 cents टू द पीपल हु आर अपीयरिंग द प्रीलिम्स दिस ईयर? और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जनरल वर्ड ऑफ विजडम क्या है कि क्या उनको बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों से परेशान नहीं होना चाहिए? अननेसेसरी कई लोग जैसे मोटिवेशन सीख करते रहते हैं. मैं थोड़ा सा एंटी मोटिवेशन स्कूल का हूँ कि बहुत मोटिवेशन से फ़ायदा नहीं होता है. बट स्टिल बिकॉज यू हैव क्रैक दिस एग्जामिनेशन दे वुड लाइक टू हियर इट फ्रॉम यू कि क्या उनको ध्यान रखना चाहिए चीज़ों का और कितना सिंपल तरीके से इस एग्जाम को तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि लोग बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाती है कई बार ना. तो व्हाट इज योर मैसेज टू पीपल हु आर प्रिपेयरिंग? आई थिंक सिलेबस इतना बड़ा है कि अगर आप एक साथ प्रिपेयर करोगे तो वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा. तो आई थिंक जो भी सेक्शंस में डिवाइड करके सिलेबस को प्रिपेयर करना
थोड़ा सा बेटर अप्रोच है कि वो मतलब टास्क सिलेबस को ब्रेक करो आप हाँ आराम से। तो उस धीरे धीरे करके और शॉर्ट टारगेट्स की अगर 40 पार्ट्स में सिलेबस डिवाइडेड है तो एक दिन में 1/40th पार्ट को रिवीजन करो आप, तो ऐसे 40 डेज में आप कर लो। अगर आपको 2 दिन लग रहे हैं तो 2 दिन में करो। अभी यहाँ से 80 डेज अप्रॉक्स है, मतलब 70 डेज बचे हुए हैं अप्रॉक्स प्रीलिम्स में, तो उस तरह से करके आप सिलेबस को रिवाइज करो। और आपको दूसरों के क्या रैंक आ रहे हैं, क्या मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में, उस पर परेशान नहीं होना। हाँ, ये कितना इंपॉर्टेंट है यार, ये मतलब जो मार्क्स वाला, इट्स वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि कई बार मिस हो जाता है डिस्कशन में कि लोग कई बार क्या होता है ना, अपने मार्क्स को देख के वो लिखते हैं, उसी को जज कर लेते हैं कि यार मेरा तो कमजोर है। हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट? यहाँ पे मैं बेस्ट इंसाइट दे सकता हूँ सर। हाँ 106 marks which I got in prelims was the highest marks I ever got in In any- any of the test. अच्छा। तो ये प्रीलिम्स वाला जो मार्क्स था, उससे पहले जो मेरा हाईएस्ट था वो 93 था, जो मेरे मतलब किसी भी प्रीलिम्स टेस्ट में मार्क्स थे, तो 93 था किसी भी फुल लेंथ टेस्ट में। जैसे जो लोग मतलब वो ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी आपको फ्री मॉक टेस्ट प्रीलिम्स के लिए तो अवेलेबल होते हैं अलग अलग कोचिंग्स के, तो हाँ तो उनको मैं अटेम्प्ट करता था एवरी संडे एवरी सैटरडे वो होता है। तो मैंने ऐसे करके प्रीलिम्स के टाइम्स में बहुत टेस्ट दिए थे, मेंस के टाइम में दे नहीं पाया था। मेंस में तो आप बता रहे थे कि बहुत ज्यादा टेस्ट लिखे ही नहीं, हाँ, सीधा एग्जाम में लिखे। बहुत ज़्यादा के ऑप्शनल का लिख ही नहीं पाया, मतलब दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ सजेस्टेड। हाँ सजेस्टेड तो नहीं है बट ठीक है। हाँ। बट मैं लिख नहीं पाया ऑप्शनल का क्योंकि टाइम कम था, और बाकी जीएस और एसए का एक टेस्ट लिखा था ईच। हाँ, और प्रीलिम्स के टाइम में मैंने जो मतलब 16, 17, 20 टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट लिखे होंगे, तो उसमें जो मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे वो 92, 93 जा रहे थे। एवरेज मार्क्स जो रेंज था वो 70 to 80 था, और बट स्टिल मैं कॉन्फिडेंट था क्योंकि जनरली टेस्ट का जो पेपर होता है वो थोड़ा सा टफ होता है, डिफिकल्ट बनाते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है। हाँ हाँ तो वो मुझे यूपीएससी क्या पूछेगा वो तो मतलब आप वो कर ही नहीं सकते हो, प्री में तो एटलीस्ट दैट्स नॉट पॉसिबल। बट जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस बनाओगे तो थोड़ा तो आइडिया लगता है। पीवाईक्यूज और टेस्ट से प्रीलिम्स में काफ़ी हेल्प होती है, और मेंस में भी पीवाईक्यूज काफ़ी हेल्प करते हैं, मतलब टेस्ट सीरीज से ज़्यादा पीवाईक्यूज हेल्प करते हैं, क्योंकि मेंस में तो क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, तो वो पार्ट है जो। हाँ मेंस में तो एक पैटर्न है जो कई सालों से चल रहा है, ऑप्शन हो चाहे जीएस हो, तो फिक्स वो कई सेट थीम्स हैं जिन पे बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो उनको प्रिपेयर कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट। लेकिन प्रीलिम्स में ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो डेफिनेटली थोड़ा सा, और एक जैसे क्या होता है स्टूडेंट्स दिमाग में ये भी होता है, जो पिछले साल का पेपर उठाया तो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन उठा के उसको करना है। उनका टारगेट होता है कि इस साल के एग्जाम में जो सबसे टफ क्वेश्चन आएगा वो मैं करूँगा। जैसे आप किसी से भी पूछोगे जिनका प्रीलिम्स नहीं हो रहा या बॉर्डर लाइन पे है, तो हमेशा उन 2 टफ क्वेश्चन का बताएंगे, सर वो 2 क्वेश्चन बहुत मुश्किल आए थे। तो उनका कितना रोल है, मतलब जब कट ऑफ 90 जा रही है, 92 जा रही है, तो मुझे लगता है कि इजी क्वेश्चन जिसने अच्छे से कर लिया उसका काम हो जाएगा, राइट? एक्चुअली जब फर्स्ट इंस्टेंस में इस बार का प्री दे के लोग आए थे, तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कट ऑफ 92.66 मार्क्स जाएगा, क्योंकि वही कुछ क्वेश्चंस बहुत टफ थे। हाँ। बट कट ऑफ हाई गया, कुछ लोग मतलब ये इग्नोर हो गया कि जैसे मॉडर्न हिस्ट्री जैसे Modern history सब्जेक्ट्स बहुत easy थी इस बार। बहुत इजी क्वेश्चंस थे। तो वो चीज़ है कि आपको कुल मिला के एक 100 के अराउंड के मार्क्स का टारगेट लेके चलना है अभी भी। तो अगर आप वो 100 मार्क्स ले आ रहे हो 200 में से, तो आप प्री में सेलेक्ट हो जा रहे हो। हाँ मतलब यू आर देयर, तो वेरी गुड। एनी क्वेश्चंस दैट आवर स्टूडेंट्स वुड लाइक टू आस्क? Sir, in beginning we have full of motivation, like we are assuming like we will be becoming IAS in first attempt only, but after continuation doing preparation and at the end we lack of motivation as well as confidence, because maybe we are into the process now and now we are feeling the pressure and all the mental health get distracted due to this. So what's your opinion and how you are deal with that? आई थिंक वन मस्ट बी प्रैक्टिकल कि चांसेस ऑफ सिलेक्शन बहुत कम होते हैं। तो ये मोटिवेशन से स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए कि आज मतलब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और ये शुरू के 6 महीने तक मैं ये सोच रहा हूँ कि आई एम एन IAS ऑफिसर। तो वहाँ से फिर आपका जो मेंटल हेल्थ है वो गिरना स्टार्ट होता है, क्योंकि जब आप थोड़े से मतलब चीज़ों को देखते हो, आप टेस्ट लगाते हो, आपके मार्क्स कम आना स्टार्ट होते हैं, तो वो वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आई थिंक एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी चाहिए, प्रैक्टिकली डील करना चाहिए, वन थिंग एट अ टाइम। अभी जैसे प्रीलिम्स का टाइम है, तो टारगेट IAS बनना नहीं होना चाहिए, टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करना होना चाहिए। वेरी गुड। हाँ, तो अगर ये टारगेट होगा तो आपके मेंटल हेल्थ पे भी कम टोल पड़ेगा। और आई थिंक जब आप इंटरव्यू तक जाके बाहर होते हो तो आपके मेंटल हेल्थ पे टोल बहुत ज़्यादा पड़ना चाहिए। बट प्रीलिम्स से पहले आपका मेन टारगेट प्रीलिम्स क्लियर होना चाहिए। हाँ, IAS बनना इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, कि प्रीलिम्स दोगे, प्रीलिम्स क्लियर होगा, फिर मेंस दोगे, मेंस क्लियर होगा, फिर इंटरव्यू दोगे, इंटरव्यू क्लियर होगा। तो आई थिंक इसलिए थोड़ा सा मेंटल टोल मेरा कम था कि टारगेट पहले यही था कि प्री क्लियर हो जाए, फिर टारगेट हर ये था स्टेप पे फोकस था कि ये स्टेप हाँ, निकल जाए फिर अगले फिर पे चलेंगे। टारगेट ये था कि कॉल आ जाए, और रिजल्ट से पहले टारगेट ये था कि किसी तरह से लिस्ट में आ जाऊं। तो ये जब आप ये चीज़ के साथ चलोगे तो फिर आपका हो जाएगा। तो फिर फॉर्चुनेटली अच्छा मतलब ठीक उसी तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आज बैठ के सोचने लगूं कि यार मैं जब 70 साल का होऊंगा तो मेरा जीवन कैसा होगा, तो पहले दिन मैं ऑप्टिमिस्टिक रहूंगा,
दूसरे दिन मैं पेसिमिस्टिक हो जाऊंगा, और चौथे दिन मुझे लगेगा कि यार मैं मतलब बचूंगा भी नहीं बचूंगा जिंदा। एंड यू कैन कीप ऑन स्पेकुलेटिंग, मतलब अगर आप अगले 1 साल तक भी स्पेकुलेट करोगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरह से प्रिपरेशन का भी है Yes. कि यू नेवर नो व्हेन द रिजल्ट विल बी फाइनल। तो आपके सामने टास्क एट हैंड इज प्रीलिम्स, टास्क एट हैंड इज मेंस, और जो भी इंटरव्यू, तो यू कैन फोकस अपॉन दैट, राइट? Yes. Very good insight. Anyone else? Prelims phobia is quite a big issue for a lot of aspirants, especially like me. What is your suggestion for it? I mean, I feel like prelims is the only like big hurdle here, and it is actually getting a toll on my mental health as well. तो प्रीलिम्स का जो बेस्ट पार्ट है, मैंने वही बोला, प्रीलिम्स का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो आपको उसको पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। पार्ट्स में डिवाइडेड आपको अगर कहीं और से मिल जा रहा है कि उस पार्ट को मैं पढूं, उस पार्ट के टेस्ट लगाऊं, जो भी सेक्शन वाइज टेस्ट होते हैं उसको अटेम्प्ट करूं, तो अनटिल अनलेस आप प्रीलिम्स को ब्रेक नहीं करोगे तो प्रीलिम्स का पहाड़ टूटेगा नहीं। तो वो मुझे लगता है कि वो Small task में तो एक हैमर लगाना होगा प्रीलिम्स पे, तो ही प्रीलिम्स अल्टीमेटली ब्रेक होगा, प्रीलिम्स का टास्क। और वो चीज़ आप अभी से स्टार्ट करोगे अगर, और नेक्स्ट 2 मंथ्स में अगर आप कर लोगे, और फिर नेक्स्ट 10 to 10 डेज बचेंगे, तो उन 10 डेज में उसको फिर से एक बार एज अ होल जितना रिवीजन हो पाए कर लोगे, तो फिर आई थिंक कि वो हो जाएगा। और बस वही है कि इस चीज़ पे परेशान नहीं होना कि इस टेस्ट में मेरे 50 मार्क्स आए, और इस चीज़ पे खुश भी नहीं होना कि इस टेस्ट में मेरे 90 आ गए। हाँ, तो ये थोड़ा सा होता है। नाइदर यू आर आउट कि आपके एक टेस्ट में 50 आ गए, और नाइदर यू आर इन कि आपके एक टेस्ट में 90 दूसरा आ गए। एक इशू जो मुझे लगता है वो ये होता है कि जो लोगों के दिमाग में ये ट्रॉमा बैठ जाता है कि पिछले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो उसका डर ही आधा काम खराब कर देता है, और उस डर में लोग जो करना है वो भूल जाते हैं, वो डर में ही जीते रहते हैं। तो हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू गेट आउट ऑफ दैट माइंडसेट। लकीली यू डिडंट एक्सपीरियंस दैट। हाँ, मैंने ये एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो- तो इसलिए बहुत ज़्यादा सजेशन तो इस चीज़ पे नहीं दे पाऊंगा। हाँ, बट आई थिंक सर कि मतलब थोड़ा टाइम तो रहेगा कि नहीं हुआ अटेम्प्ट। दूसरा फिर कि अगर प्रीलिम्स के स्टेज पे ही नहीं हो रहा, तो फिर एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होता है। तो जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो ये है कि क्योंकि आप हर स्टेज पे बाहर हो गए, आपको पूरा प्रीलिम्स फिर से देना होता है, बट अगर आप प्रीलिम्स के स्टेज पे बाहर हो गए, तो जो बेस्ट पार्ट होता है वो ये होता है कि फिर पूरा साल आगे पड़ा है। हाँ तो ऐसे रिजल्ट्स आए हैं कि जिन्होंने, बिल्कुल, जिनका प्री नहीं हुआ वो लिटरली सीधा पहले अटेम्प्ट में 100 में रैंक मारी हो। हाँ, कि वो 2 डिजिट रैंक लेके आ रहे हैं जब उनको प्री हो रहा है। तो इसलिए फिर नेक्स्ट मेंस के लिए वर्क करना चाहिए थोड़े टाइम तक, फिर प्री के लिए वर्क करना चाहिए। और एक्चुअली मतलब मेंस के लिए क्या, वो फर्स्ट का जो मतलब मई टू दिसंबर वाला फेज है, उसमें साइमल्टेनियस प्रिपरेशन होनी चाहिए, फिर आप प्री की तरफ फोकस कर सकते हो, और फिर जब प्री हो जाए तो मेंस की तरफ। मेरी ये स्ट्रैटेजी रहती है सर। वेरी गुड। And sir, what was your daily, like you believed in making daily targets or weekly targets? And what were your study hours? आई थिंक आई शुड नॉट कमेंट ऑन स्टडी आवर्स, बिकॉज वो थोड़ी इसमें वेरिएशंस हो सकती है, उसका कोई आइडियल नंबर नहीं होता। बट हाँ, आपको एक मिनिमम, तो अब ऐसा भी नहीं कि 4 घंटे पढ़ के एग्जाम क्रैक हो जाएगा, वो तो नहीं होने वाला। तो मतलब हो सकता है किसी का हो जाए, मेरा तो नहीं हो नहीं वो सकता। हाँ पढ़ना हाँ, पड़ेगा आपको। हाँ, हाँ, तो मतलब वो जो भी 8, 9, 10 घंटे जो भी आप लाइब्रेरी में स्पेंड कर पाओ, मतलब देयर इज अ लिमिट। अगर मैं बोल दूं कि मैं 12 घंटे पढ़ता था, आप अगर उसको फॉलो करके 12 घंटे पढ़ने लगे, 4 दिन में आप बीमार पड़ जाओ। आपको अपने स्टाइल से पढ़ना है। हाँ, तो आपको अपने स्टाइल से जो मैक्सिमम हो पाए, यू हैव टू ट्राई इट फॉर द मैक्सिमम। कि हाँ, कि अगर मेरा मैक्सिमम 9 आवर्स है तो मैं 9 आवर्स ही पढ़ूंगा, अगर मेरा मैक्सिमम 7 आवर्स है तो मैं 7 ही पढ़ूंगा। आप जान तो नहीं दे सकते। हाँ, तो वो चीज़ है। तो और सेकंड क्वेश्चन क्या था? Target हाँ। weekly or daily? हाँ, तो मतलब ऐसा वीकली, डेली सब्जेक्ट वाइज था। सारे टारगेट्स थे कि वीकली टारगेट। और मैंने जैसे बताया ना, मैं बफर रखता था। टारगेट्स जब भी सेट करो, अगर आप बफर नहीं रखोगे तो आपके टारगेट्स तो जैसे मिस हुआ और आपको डिप्रेशन आने लगता है, नेगेटिव होने लगता है। हाँ, तो वो चीज़ है कि, और मैं बीच बीच में पूरे दिन का बफर रखता था कि अगर टारगेट बनाया कुछ तो 6 ही दिन का बनाया, 7वां दिन पूरा बफर है। और इन केस ऐसा भी हुआ है कि टारगेट अचीव हो गई तो 7वां दिन पार्टी करता था। ठीक है, चिल है। फेयर इनफ। हाँ, कि अगर जैसे लोग, जैसे एक जो यूपीएससी की तैयारी में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हो गया है वो लोगों को ये हो गया कि अगर इफ दे आर डूइंग एनी एंटरटेनमेंट, तो वो इतना गिल्टी हो जाते हैं उस चीज़ को लेकर कि मैंने पता नहीं क्या कर दिया है। भले ही पढ़ेंगे नहीं, 4 दिन चाहे पढ़ाई नहीं करेंगे, लेकिन एक दिन अगर मूवी देख ली या दोस्तों के साथ चले गए, उसका गिल्ट ज़्यादा ले लेते हैं वो। तो ये मतलब बहुत अजीब फिनोमिना हो रहा है भाई। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टेक अ क्रिएटिव ब्रेक, राइट? रिक्रिएशन इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी जर्नी। भाई फॉर एग्जाम्पल, वाई डू द ऑफिसर्स हैव क्लब्स, वाई डू आर्मीज हैव क्लब्स? क्योंकि उनको अपने उस मोनोटनस रूटीन से ब्रेक करना होगा। और जितना मेंटल टोल उनके ऊपर होता है, मुझे नहीं लगता उतना और किसी के ऊपर होता होगा, राइट? तो ये कैसा सेंटिमेंट बन गया एक? से मैं मूवीज वगैरह तो पहले भी बहुत ज़्यादा जो नहीं भी देखता मतलब था। जिसका हाँ, जो शौक है। हाँ, बट ये था कि मैं दोस्तों के फ्रेंड्स के साथ चले साथ गए। आउटिंग की मेरी हैबिट है। तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो अब मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल आईआईएमसी का, दिल्ली का ही था। बढ़िया। कुछ और भी फ्रेंड्स थे यहाँ पे राजेंद्र नगर में जो अपने होम टाउन के थे। हाँ, तो 10-12 फ्रेंड्स हो गए। हर मंथ किसी ना किसी का बर्थडे है। बढ़िया। तो बर्थडे वाले दिन क्या है कि उस दिन आप
बैठे डिनर विनर कहीं साथ पे किया। हाँ, तो वो चीज़ें आपको काफ़ी रिलैक्सिंग हो जाती है जब आप 5-7 फ्रेंड्स के साथ बैठ रहे बिल्कुल हो। ठीक तो बात। मेरा मोड ऑफ रिक्रिएशन वही था। हाँ, एक ब्रेक मिल जाता है। अच्छा। हाँ। So, what's your approach to tackle the question paper of prelims in both senses, CSAT and GS? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अप्रोच मेरा ये था कि मतलब आई पर्सनली बिलीव कि प्रीलिम्स में जैसे बहुत लोग का ये रहता है कि 80 टू द पॉइंट टारगेट करो, बट अभी प्रीलिम्स के आंसर्स इतने अनसर्टेन हो गए हैं कि जो आंसर कीज एक्सपर्ट्स बनाते हैं हाँ, प्रीलिम्स उसमें वाले भी दिन, गड़बड़ होती उसमें भी गड़बड़ होती है। तो आई थिंक कि जो आपके मतलब थोड़े आपको ज़्यादा अटेम्प्ट करने होंगे, कि जहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है वहाँ पे आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो आप 100% श्योर थे वो गलत हो सकता है। और कई बार तो ऐसा हुआ भी है, यूपीएससी ने आंसर्स भी गलत दिए कई बार, तो बाद में जाके लास्ट ईयर की बात है, मुझे याद है पॉलिटिकल पता नहीं ये तो कि गलत क्या था, क्योंकि वो उसका कोई सोर्स मेंशन नहीं होता कि कहाँ सही क्या था गलत क्या था। हाँ, बट ये है कि अनसर्टेन हो गया है। हाँ, तो उस तरह में ये एक बेटर अप्रोच है कि आप मतलब थोड़ा ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, वो विथ हैबिट आएगी। शुरू में तो आपको डर लगेगा, और इसमें मेरी ये अप्रोच थी सर कि मैं ये मार्क करता था जब मॉक्स देता था कि किस में मैं 100% श्योर था, किस में मैं 50% श्योर था, 2 ऑप्शंस में डाउट था, और किस में मैं 33% श्योर था 1/3, और जिसमें मैं बिल्कुल ही मतलब चारों ऑप्शंस में डाउट है वो मैं अटेम्प्ट नहीं करता था। ठीक बात है। हाँ, तो वो और बाकी के जो तीनों है मैं वो अटेम्प्ट करता था, तीनों हाँ। कैटेगरी जहाँ मुझे 3 ऑप्शंस में भी डाउट है वो भी अटेम्प्ट करता था, और उसमें मैं ये एनालाइज करता था अगर सक्सेस रेट उसकी 33% से ज़्यादा है, हाँ। 10 में से अगर 4 क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं तो नेट पॉजिटिव में हूँ नेट मैं। पॉजिटिव में हो। हाँ, तो वो ऐसा, क्योंकि इन जनरल मैं तो ये मानता हूँ कि मेन प्रीलिम्स एग्जाम के दिन भी आप ज़्यादा से ज़्यादा 40-42 क्वेश्चंस पे श्योर हो सकते हो। हाँ हाँ, वो तो हमेशा ही होता है। हाँ, तो इसलिए मैंने मेन एग्जाम में अपने 93 अटेम्प्ट किए थे और मेरे मार्क्स 106 हैं, तो जैसा मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ कि 63 सही हुए होंगे, 30 गलत हुए होंगे। ठीक है, करना। Sir, what about the weak subject? How do you tackle the weak zones when you preparing about the mains or prelims? एक्चुअली वीक जोन्स रहते हैं और बहुत बार आपको डरा भी देते हैं, क्योंकि जब मैं कर रहा था तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाज काइंड ऑफ माय वीक जोन, जो मुझे शुरू में लग रहा था कि ये नहीं हो पा रहा अच्छे प्लेयर्स का वीक रहता ये है। नहीं हो पा रहा, और उससे पहले उस सब्जेक्ट से 16-17 क्वेश्चन आ रहे थे लगातार, हाँ हाँ 25 के प्री से पहले। हाँ हाँ। तो लग रहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये मेरे से हो नहीं पा रहा। तो उसका ये है कि आप उस पर बहुत अच्छा खासा टाइम दो, क्योंकि जिसकी वेटेज उतनी ज़्यादा आप उसको छोड़ नहीं सकते। तो मैंने सबसे पहले ये एक लेक्चर्स देखे 1-2 जगह से, मुझे फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। अल्टीमेटली मैंने एक बहुत बल्कि बुक उठाई, एंड आई थिंक बहुत अच्छी बुक है। कौन सी वाली? पीएमएफ वाली? हाँ, PMFIS फॉर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक बन गई है। हाँ, और जैसे बहुत- शंकर आईएएस आती थी एक पहले। हाँ, बहुत इंटरेक्टिव भी है। हाँ, एकदम कलरफुल बुक है। हाँ हाँ हाँ, मैंने उसकी ई बुक ली। मैं थोड़ा ई बुक्स और आईपैड से ही पढ़ता हूँ, फिजिकल बुक से नहीं पढ़ता। हाँ, तो उसको लिया और उसको आई थिंक वो 800 पेजेस की बुक मैंने 10 दिन में पढ़ दी। और जब मैंने वो बुक पढ़ी ना, तो वहाँ confidence से आने मेरा लगा होगा। मेरा जो फियर था वो खत्म हो गया। मुझे लगता है जो फियर है उसको हेड ऑन लो, हाँ। कि उसको पूरा एकदम हाँ। खत्म कर देता हूँ। इफ इट इज दैट इम्पोर्टेंट कि अगर आपको इकोनॉमिक्स में फेयर है, आपको पॉलिटी में फेयर है, आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी में फेयर है, तो आप उसे स्केप तो कर नहीं सकते। डर के भागने से बढ़िया रोज रोज मरने से बढ़िया कि 10 दिन और हाँ, एफर्ट तो मार लो। फिर उस पे 10 दिन ऐसे लग जाओ कि मतलब सोते टाइम भी वही याद आए, हाँ। तो फिर अल्टीमेटली उस फेयर से आप बाहर निकल और सकते मुझे एक चीज ये भी लगती है कि जब आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो आप एक ही चीज को जितना इंटेंसली करोगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो 5 दिन आप सिर्फ पॉलिटी पढ़ो। लोग क्या करते हैं दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक नुकसान होता है। डू यू थिंक दैट वे? हाँ, मतलब एक ही सब्जेक्ट में अगर आपको मोनोटोनस लग रहा है तो आप कर सकते हो, थोड़ा चेंज हाँ, कर सकते हो। हाँ, एक्चुअली मतलब अगर आप ये भी करो कि लेक्चर्स भी रखो देखने के लिए, क्योंकि लेक्चर्स तो थोड़ा सा देखोगे तो थोड़ा इजी हो जाता हाँ है। थोड़ा इजी हो जाता है, और उस तरह से करके मतलब चीज़ों को थोड़ा मिक्सड अप रखना बेटर होता है। हाँ, बट ये है कि ज़्यादा आपका एक सब्जेक्ट मेन होना चाहिए। मेरा वो अप्रोच था कि लाइक कि ये 5 डेज तक इसको इंटेंस करना है। हाँ, मेरा इकोनॉमिक्स मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो दिन के अगर मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ तो 6 घंटे इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा, बाकी चीज़ें बचे हुए 4 घंटे में करूँगा। और बाकी मैंने जैसा बताया कि न्यूज़पेपर मिस नहीं करना। आई थिंक 1 hour 20 minutes to 1 hour 30 minutes लगते हैं डेली। मैं हिंदू पढ़ता था। बिल्कुल पढ़ना चाहिए। हाँ, और न्यूज़पेपर मिस करके आप प्री क्लियर कर सकते हो। मुझे लगता है अभी Mains मेंस नहीं कर ऐसा है सकते। कि आप मेंस क्लियर नहीं कर सकते, आप अटक जाओगे कहीं ना कहीं, थोड़ा सा मार्क्स कम हो जाएंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो न्यूज़पेपर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। वेरी गुड यार, मतलब ये मैं सुनना भी चाह रहा था, क्योंकि लोग आजकल ना न्यूज़पेपर पढ़ नहीं रहे हैं। लोगों को लगता है कि मैं शॉर्टकट कोई सोर्स ढूंढ लेता हूँ करंट अफेयर्स का, मैगजीन पढ़ लूंगा, ये वीडियो देख लूंगा। उससे जो एसेंस न्यूज़ पढ़ने से आपको आता है, मुझे नहीं लगता है वो आपको बाकी किसी और सोर्स से आता है। राइट सर, कोचिंग पूरी टीम मिल गई, इतना एफर्ट लगा के मैगजीन बनाते हैं, PIB से, द हिंदू से, सभी से,
तो मैगजीन से नहीं हो सकता, न्यूज़पेपर इतना ज़रूरी है। न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी होता है, क्यों उसका कुछ? हाँ, सर मैं ये बोलूँगा कि मैगज़ीन एडिशन हो सकता है, न्यूज़पेपर पे सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। तो मतलब क्योंकि मैगज़ीन में मोस्ट ऑफ द मैगज़ीन्स जो मैंने देखे पॉइंटर्स ही होते हैं और बहुत बार विदाउट कॉन्टेक्स्ट भी आ जाता है। तो वो मुझे लगता है कॉन्टेक्स्ट के लिए, क्योंकि मेंस लिखते टाइम आपको कॉन्टेक्स्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बार-बार कॉन्टेक्स्ट ही बोल बिल्कुल रहा सही कि बात है, बिल्कुल भाई, द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट लाइज इन द कॉन्टेक्स्ट, राइट? हाँ, तो अगर किसी मेंस में कोई क्वेश्चन आया है, तो वो कुछ ना कुछ लास्ट 1 ईयर में जो हुआ है उससे इंस्पायर्ड होता है मोस्ट ऑफ द जीएस पेपर्स में। ठीक बात है। हाँ, तो उसके लिए आपको अगर कॉन्टेक्स्ट पता है ना, तो आपको आधा 1 नंबर वहीं मिल गए। अगर आपने ये लिख दिया स्टार्टिंग में रिसेंटली दिस हैज हैपेंड, हाँ, हाँ, उसके लिए अगर उस चीज़ बिकॉज के ऑफ लिए हाँ, दिस इज द हाँ, डिबेट दैट इज गोइंग ऑन। हाँ, तो वो अगर आपने लिख दिया, मान लो इमरजेंसी पे क्वेश्चन आया है और आपने लिख दिया कि बिकॉज रिसेंटली 50 ईयर्स ऑफ इमरजेंसी हैज हैपेंड, तो वो चीज़ें अगर आपने लिख दी, तो वहाँ पे से आप एक पॉजिटिव माइंडसेट आप बिल्ड तो कर एक ही सकते होता है हो। ना कि भाई लगता है वेल रेड इंडिविजुअल है, तो वो एक हमेशा परसेप्शन बनता है आपका। Sir, I have a last question. What was your approach to PSIR Paper 2 Part B? Because it's a very current affairs oriented and there is no standard textbook for that. PSIR पार्ट 2 1 जो ये पार्ट पेपर 2 जो है, पेपर 2 का Part B. हाँ, पेपर 2 का पार्ट भी, हाँ, तो वो IR प्रॉपर IR का जो पेपर है वो वही है। Current हो तो गया पूरा। हाँ, तो उसका जो अप्रोच है वो सबसे बेस्ट है कि आपको एक स्टैटिक IR पढ़ लेना पड़ेगा और पढ़ के उसको समझ लेना पड़ेगा। मतलब आप IR को रट नहीं सकते। IR लाइक इट्स लाइक कि अभी तक की आपको हिस्ट्री पूरी पता है लास्ट 500 साल की, वो चीज़ आपको एक माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आप न्यूज़पेपर पढ़ो और IR रिलेटेड एक आध अगर आर्टिकल्स कहीं और से पढ़ पाओ, कुछ पॉडकास्ट्स होते हैं या मतलब न्यूज़ शोज़ होते हैं। अगर मैं मेंशन कर दूँ पलकी शर्मा मैम का जो शो, हाँ, तो वैसे शोज़ अगर आप देख रहे हो तो वहाँ से मतलब आपको कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा और उसके बाद आप आंसर्स लिख सकते हो। मतलब जो वो पार्ट है उसका सारा क्वेश्चन करंट अफेयर्स का ही होता है। लास्ट 1 ईयर में क्या हुआ है वही लेकिन पूछते वो हैं। कॉन्टेक्स्ट पुराना है, हाँ। पूरा कॉन्टेक्स्ट अगर हाँ, ऐड करके तो- अगर आप तो आज इसलिए मैंने लिखोगे बोला तो कि वो स्टैटिक आपको समझ होनी चाहिए, पढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। There is a जैसे difference जैसे between- आई टीच IR इन जनरल स्टडीज, ठीक है, तो जनरल स्टडीज में पढ़ाते हैं तो IR जैसे आज का तो है ही है जो बात है, लेकिन आप अगर शुरू करो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से तो एक कॉन्टेक्स्ट सेट होता है कि क्या जर्नी रही है इंडिया US की, क्या करके, और फिर हमें आज क्या हो रहा है, तो वो थिंग्स फॉल इन प्लेस, तो वो मुझे लगता है थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन से कंक्लूड करते हैं कि अगर मान लो IAS नहीं होता तो क्या करते फिर? जॉब्स कंटिन्यू करते या वुड यू हैव बीन रियली डिसअपॉइंटेड? जैसे यू वर लकी टू क्रैक इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, पर कई लोगों को ये होता है ना कि यार मेरा कभी नहीं होगा, जैसे कि इनके 6 अटेम्प्ट हो गए, या लोगों को डर सता था कि अगर नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, तो ऐसे में क्या? हाँ, नहीं तो वो तो चल ही रहा था रिजल्ट से पहले तक, सुबह शाम यही चल रहा था कि सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। तो उस चीज़ के लिए प्लानिंग थी कि ऑफिस से आऊँगा तो कितने घंटे पढ़ सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या टाइम निकाल सकता हूँ, क्योंकि आप मतलब वंस यू आर इनटू गवर्नमेंट जॉब तो आप मतलब बीइंग मिडिल क्लास फैमिली आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप उस जॉब को छोड़ दो। वेरी गुड। हाँ, हाँ, तो फिर उसी को फिगर आउट करते आई कि थिंक दिस प्रैग्मेटिज्म वर्क्स वेल, जो आपका जो प्रैक्टिकल अप्रोच है ना कि यार हाँ भाई अपने काम तो करना ही पड़ेगा, तो काम करेंगे और साथ साथ करेंगे जो भी करना है। तो जैसे उससे पहले मैं यहाँ रह रहा था राजेंद्र नगर में, ऑफिस मेरा गुड़गांव में है, तो मैं ये प्लान कर रहा था, नहीं हुआ तो गुड़गांव शिफ्ट कर जाऊँगा क्योंकि ये ट्रैवल टाइम फिर जॉब के साथ साथ करता रहूँगा। हाँ, कट करूँगा और जॉब के साथ प्रिपेयर करूँगा। It was really insightful. Thank you so much. तो बहुत ही I think it was a fruitful discussion. There were so many insights, and from his experience, from overall, he has seen how people have prepared, how he has prepared, and I think it was really enriching for anyone who is going to watch this video. Thank you so much. थैंक यू सो मच। Thanks यार करण, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।